नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं एटीएल टीवी का हमारा ये प्रोग्राम बोलती है बुलंदियाँ। और आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे अलवर के तिवारी ईएनटी एंड फिजियो क्लिनिक के ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर राकेश तिवारी जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर, जैसा कि देखा जाता है कि आजकल भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है, तो ऐसे में जो हमारे मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं उन पर तो हम ध्यान दे लेते हैं, लेकिन जो हमारे ईएनटी, ईयर, नोज़ और थ्रोट रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, इन्हें हम कई बार सेकेंडरी कर देते हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि आप ये बताएं कि इनसे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जनरली। जी, सबसे पहले तो ईएनटी की प्रॉब्लम्स को हम सेकेंडरी कर ही नहीं सकते। कारण हमारा जो एयर का एंट्री है वो जीवन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसकी एंट्री हमारे ईयर नोज से होती है, तो हम इसको सेकेंडरी कर ही नहीं सकते हैं। फिर भी जो आज के सिनेरियो में ईएनटी के हिसाब से जो बीमारियां हैं, हम कान से लेके चलते हैं, तो कान के अंदर पिन्ना होता है, उसकी पेरिकॉन्ड्राइटिस है, कान के अंदर ओटाइटिस एक्सटर्ना है, कान के पर्दे का फटना, पीछे मैस्टोइड बोन होती है उसकी इन्फेक्शन होना, जो नस होती है जिनसे हम सुनने का क्षमता कम हो जाती है लोगों की, उनका इन्फ्लामेशन होना, ये तो जनरली कान की प्रॉब्लम्स होती हैं। और जो नाक के अंदर होती है, उसके अंदर नाक की जो हड्डी होती है वो काफ़ी हमारे इंडिया में 60 to 70% लोगों की टेढ़ी होती है। और पॉलिप्स, नाक के अंदर पॉलिप्स का बनना, वेस्टिबुलाइटिस का होना, साथ के साथ में गले की गांठ का बनना, थायराइड की गांठ का बनना, कुछ ग्रंथियाँ होती हैं हमारी जिससे हमारे लार के हाइपर सीक्रेशन होता है, पैरोटिड की ग्रंथि है, सेलाइव सबमेंडुलर ग्लैंड की ग्रंथि है, उनका सूजन होना, उनके कैंसर बनना, इस तरह की विभिन्न प्रकार की समस्याएं हमारे ईएनटी से मिलती हैं। इसमें मैं यहाँ जानना चाहूँगी कि ऐसे जनरल सिम्टम्स क्या हैं जिन्हें हम पहचान कर अपने ईएनटी स्पेशलिस्ट से मिलें। जी, जैसे कि जब भी मरीज़ को लगे कि उनको कान में हल्का फुल्का दर्द हो रहा है, या उनको नाक से पानी आ रहा है, छींक आ रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, या सुनने में कोई दिक्कत आ रही है, या कुछ ऐसी समस्या कि कुछ गांठ है और वो लंबे समय से कुछ दवाइयाँ आपने हल्की फुल्की दवाइयाँ खाई है, पेरीफेरी में अगर आप अपेक्स लेवल पर है तो डायरेक्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन अगर पेरीफेरी पे आपने 5-7 दिन दवाई खा ली है और आपकी गांठ नहीं मिल रही है, घुल रही है, तो आपको ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास आना चाहिए। मुंह के अंदर आजकल जो चलन चल रहा है, जर्दे का चलन चल रहा है, उसके लिए अगर किसी के भी मुंह के अंदर कोई चीज़, पहली बात तो बंद करना है। दूसरा, अगर कुछ होता भी है तो अगर मुंह के अंदर कोई छाले बन रहे हैं, चाहे वो सिंपल छाला ही हो, ईएनटी स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि ये जो इसका परिणाम निकलता है बाद में बहुत बार जब हम उसको लेट कर देते हैं तो थोड़ा भयानक होता है। छोटे बच्चे होते हैं तो उनके अंदर वो बेचारे हमें बता नहीं पाते कि मुझे सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, तो हमें उसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है कि वो आपकी आवाज़, जब भी उसको आवाज़ दे रहे हैं या कोई आवाज़ वस्तु गिर रही है उसकी तरफ ध्यान दे रहा है, तो डॉक्टर को ज़रूर मिलना चाहिए। जी, अक्सर कान बहना छोटे बच्चों में देखा जाता है कि, तो किस वजह से है और कैसे ये क्योरेबल है? मुख्यतः देखा गया है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर उनकी जो माएँ होती हैं उनको लिटा के दूध पिलाती हैं। उसके कारण क्या होता है कि जो हमारी एक कैनाल होती है जो कि गले से कान को जोड़ती है, उसको यूस्टेशन ट्यूब बोलते हैं, वो छोटे बच्चों में हॉरिजॉन्टल होती है। तो जब भी बच्चा दूध पीता है तो उस ट्यूब के थ्रू जो दूध है वो कान के अंदर चला जाता है। उसके कारण वहाँ पर उनका सेकंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो वहाँ पर पर्दे में इन्फेक्शन हो जाता है, वहाँ से उसके कारण मवाद आती है। दूसरा, जो बच्चों का जो एयर सेल्स होती है वो कम होती है, तो वहाँ पर एयर सप्लाई भी कम होती है, तो उसके में भी इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेज होते हैं। साथ में कुछ मांस, हमारी सांस की नली के पीछे मांस के टुकड़े होते हैं जिनको एडिनोइड्स बोलते हैं, उनके अंदर इन्फ्लामेशन होता है, तो भी वो ट्यूब बंद हो जाती है, उसके कारण भी बच्चों के कान के उससे छेद मवाद आती है। तो जब भी आपको लगे कि बच्चा बार बार कान पकड़ रहा है, खींच रहा है, या बहुत ही छोटा बच्चा है फ्रीक्वेंटली रो रहा है, तो मैक्सिमम चांसेस उसको होता है कि उसके कान के अंदर इन्फेक्शन होता है। अगर हम समय रहते हुए उसका इलाज बराबर से कर देते हैं तो उसका पर्दा बच जाता है, और आगे जाके भविष्य में उसके लिए ये चीज़ ठीक रहती है। मेडिसिन से ही शुरू में हम उन्हें ठीक भी कर सकते हैं? नहीं, 100% मेडिसिन से ठीक हो जाता है। जी। बच्चों में अक्सर टॉन्सिलाइटिस काफ़ी टाइम होता है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। जी, जैसे कि बच्चे आजकल बाहर का ज़्यादा खाते हैं, कुछ भी खट्टा तला ठंडा कुछ भी खाते हैं, तो कुछ बच्चे होते हैं जो कि एलर्जिक होते हैं इन चीज़ों से,
और जो भी बच्चे एलर्जिक होंगे उनके अंदर टॉन्सिल सबके होते हैं। एक आम धारणा होती है कि हमारे बच्चे के टॉन्सिल हो गया, टॉन्सिल सबके होते हैं, लेकिन इनकी कुछ ग्रेड्स होती है। स्वेल्ड हो जाता है। हाँ, तो जैसे ग्रेड 4 तक ही होते हैं, 0 1 2 3 4 होते हैं। तो अगर 0 1 2 में होता है और सबके है तो नॉर्मल है, उसमें कुछ नहीं है। 3 4 में किसी किसी के तो 3 4 में भी काम चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर वो एलर्जिक है तो चाहे साइज छोटी हो, अगर वो बार बार उसके इन्फेक्शन हो रहा है और उसको समस्या दे रहा है, बच्चा छोटा है, तो साल में अगर वो 5 बार से ज़्यादा हो, दूसरी साल में 4 बार से ज़्यादा और तीसरी साल में 3 बार से ज़्यादा हो, तो हमें टॉन्सिल्स को निकलवा लेना चाहिए। एक भ्रांति है कि अगर हमने टॉन्सिल्स को निकलवा लिया तो हमारी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप बार बार एक बच्चा इन्फेक्शन से बार बार हो रहा है तो उसकी जो ओवरऑल ग्रोथ है वो कम होगी। इसलिए अगर टॉन्सिल्स को बार बार इन्फेक्शन होगा तो उनको निकलवा लेना चाहिए। बाकी प्रॉपर अगर ट्रीटमेंट लो आप तो दवाइयों से भी क्योर हो जाते हैं। जो टॉन्सिल जो उसका इन्फेक्शन वाला पार्ट है वो दवाई से 100% ठीक होता है। थोड़ा परहेज कर लें, थोड़ी दवाई खा लें, इसमें सर्जरी से भी बचा जा सकता है। यहाँ मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी आपसे कि अक्सर जो लोग नॉइज़ी एटमॉस्फेयर में रहते हैं, जैसे फैक्ट्री वर्कर्स हैं, हमारे डीजेज़ हैं, या फिर जो डस्टी एनवायरनमेंट में जिन्हें काम करना पड़ता है, तो उन्हें ईएनटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स काफ़ी हो जाते हैं, तो वो उससे कैसे बचें? सबसे पहले तो यह क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा है। हमारे पास बहुत से पेशेंट आते हैं कि हम जब हमारे फैक्ट्री में काम करते हैं या पटरी जहाँ कुछ लोग जो रहते हैं जहाँ ट्रेन के आसपास पटरियाँ जाती है वहाँ उसके आसपास रहते हैं, तो वहाँ नॉइज़ी एनवायरनमेंट होता है और उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है काफ़ी हाई होती है। तो उसके कारण क्या होता है कि जो हमारी सुनने की नस होती है उस पर उसका इफ़ेक्ट आता है। उसके कारण उसकी जो वाइब्रेटिव होती है वो भी बढ़ जाती है। उसके कारण कान के से अंदर से सैंसे की आवाज़ आना, घंटियाँ बजना, ट्रेन चलना, ये नाना प्रकार की आवाज़ें आती है जिनको कि टिनाइटस बोलते हैं। अगर किसी के ये चीज़ हो जाती है तो उसको उचित टाइम पे अगर एक्यूट फेज़ में आके वो हमसे मिल लेता है, ईएनटी स्पेशलिस्ट से मिल लेता है तो अच्छा उसका सक्सेस रेट अच्छी है। लेकिन उसको अगर क्रॉनिक फेज़ में ले जाते हैं तो उसकी सक्सेस रेट बहुत कम होती है और उससे पेशेंट बहुत परेशान होता है, क्योंकि बाहर से कोई बीमारी किसी को नहीं दिखती है लेकिन पेशेंट अंदर से काफ़ी परेशान होता है। तो इसके लिए दूसरा ये कि ज़्यादा वॉल्यूम से अगर पेशेंट एक्सपोजर में आएगा तो उसके पर्दा फटने का भी डर रहेगा। पर्दा फटेगा तो वहाँ पर बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन होंगे, उसकी भी फिर उसको सर्जरी करानी पड़ेगी। तो अच्छा है नॉइज़ी एनवायरनमेंट से हम लोग दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जिनके काम ही वहाँ है तो वो मतलब पहले से प्रिकॉशन क्या कर सकते हैं? उसके लिए उनको ईयर प्लग्स आते हैं वो लगवाएं। तो जैसे हम लोग MRI करवाते हैं तो एक छोटा सा प्लग कान के अंदर डाल देते हैं। उस तरीके के मार्केट में बहुत इजीली बहुत सस्ते प्लग्स आते हैं। तो उस टाइम जब अगर उनका एक्सपोजर लगता है, जैसे ट्रेन के गार्ड्स होते हैं वो लोग रूटीनली यूज़ करते हैं, ट्रेन के जो ड्राइवर्स हैं वो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। जो लोग यूज़ नहीं करते, जो लड़के जवान होते हैं और जिनकी नई नौकरी लगती है वो ज़्यादा आते हैं। जो ओल्ड एज वाले हैं वो समझ चुके होते हैं, वो सब यूज़ करते हैं। मैक्सिमम हमने नोट किया है कि 25 से 35 साल के बीच के लोग हमारे पास जा जाते हैं, जो कि ट्रेन के गार्ड होते हैं या ड्राइवर होते हैं। वो लोग ये बताते हैं कि सर हमारे कान में सैंसे की आवाज़ आ रही है। उनका रीज़न ये कि हमने पूछा तो उनको बताया गया हुआ होता है कि आपको ईयरबड्स यूज़ करना है, लेकिन वो नहीं लगाते हैं। तो सबसे अच्छा है ईयरबड्स का यूज़ कर लें, और बाकी तो अगर मजबूरी है काम करना है तो ईयरबड्स के साथ काम कर सकते हैं। जी। डॉक्टर तिवारी, मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूँगी कि कई लोगों को होता है कि ड्यूरिंग जर्नी उन्हें वर्टाइगो या नोज़िया की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये क्या प्रॉब्लम है? क्या ये कान से रिलेटेड है? जी बिल्कुल, ये कान से रिलेटेड है। हमारे कान के अंदर क्या होता है कि इनर ईयर एक पार्ट होता है कान का, उसके अंदर कुछ फ्लूइड भरा हुआ होता है। जब कभी भी हम मोशन करते हैं तो उसका वो फ्लूइड हिलता है तो उसके अंदर छोटे छोटे से कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स होते हैं, उनको ओटोलिथ्स बोलते हैं, वो हिल जाते हैं। तो वो उनके हिलने के कारण हमें चक्कर, मोशन सिकनेस वगैरह ये चीज़ें होती है, उसके कारण आता है। बिल्कुल कान से रिलेटेड ही है। और इसका ट्रीटमेंट होता है कि अगर आप जाने से पहले आधे घंटे पहले दवाई आती है वो खा लें तो ठीक रहता है, उससे स्टेबिलिटी। कुछ पेशेंट ये सबके साथ नहीं होता, किसी पेशेंट के साथ होता है। जी। अच्छा, यहाँ एक बात मैं ये जानना चाहूँगी कि अभी आपने बताया कि हमारे यहाँ तंबाकू खाने की, गुटखा खाने की बड़ी प्रॉब्लम है और मतलब काफ़ी लोग इसमें जुड़े हुए हैं। तो मैं यहाँ चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि इससे कितनी मेजर प्रॉब्लम हो सकती है जिससे उनमें अवेयरनेस आए। जी मैम, इसके लिए मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जब मैं पढ़ाई करता था SMS के अंदर तो मैं वहाँ पर देखता था कि जब मैं एज ए स्टूडेंट गया था तो मैंने वहाँ पर एक बात नोट करी कि जो कैंसर के पेशेंट होते थे सबसे ज़्यादा अल्वर बेल्ट के होते थे। और जो मोर्टेलिटी रेट थी वो भी सबसे ज़्यादा अल्वर बेल्ट की थी।
तो समझ में आया। फिर मैंने थोड़ा सा, मैं अलवर से ही गया था, तो एक अंदर इंटरेस्ट था कि भाई, और काफ़ी पेशेंट जानकार भी थे क्योंकि हमारे फील्ड से गए थे, तो काफ़ी पेशेंट जानकार आते थे वहाँ पर। उनसे मैंने बातें करी, सबके हिस्ट्री यही निकल के आई कि यहाँ पर गुटखे का चलन बहुत ज़्यादा है। तो मैं दर्शकों से अपील करूँगा कि अपने जानकारों से, अपने सगे संबंधियों से हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि आप लोग गुटखा ना खाएं, या जो भी खाएं उनको प्रेरित करें कि वो ना खाएं। क्योंकि अगर इसके अंदर आपके एक बार चेंजेस चालू हो गए, जैसे कि मुंह के अंदर सफ़ेद चकत्ता बनना, मुंह का लाल हो जाना, छोटे छोटे से दाने, मुंह के अंदर दाने हो जाना, या यहाँ से होंठ फट जाना, तो अगर ये चीज़ एक बार चालू हो गई तो ये बहुत स्लो प्रोसेस होती है। लेकिन अगर चालू हो गई तो रोकना बड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए आपको पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, ले लेना चाहिए। अदरवाइज़ ये कैंसर में कन्वर्ट होता है। कैंसर में कन्वर्ट होने के बाद उसका इलाज तो होता है, लेकिन जो फैमिली के ऊपर जो प्रेशर आता है और फैमिली के अंदर जो ऊपर जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, वो बहुत ही, हमारा भी मन काफ़ी दुखी होता है पेशेंट्स को देख के। जो पेशेंट की स्थिति तो बिगड़ती है, साथ में पूरे फैमिली की भी स्थिति बिगड़ जाती है। और जो तंबाकू होता है, तंबाकू एक जैसे बीड़ी सिगरेट, कुछ पेशेंट्स बोलते हैं हम तो तंबाकू नहीं खाते, बीड़ी सिगरेट पीते हैं साहब। तो बीड़ी सिगरेट पी लो, तंबाकू खा लो, सब एक बात है। इसमें मैं एक छोटी सी एक बात जोड़ना चाहूँगा कि आप ये देखो, बीड़ी सिगरेट पीने से एक वो महिला जिसके अंदर पेट के अंदर बच्चा है, अगर आप तंबाकू, वो महिला तंबाकू खा रही है, या वो पैसिव स्मोकर भी है, यानी कि कोई बीड़ी दूसरा पी रहा है परिवार में, और वो उसके धुआं उसके अंदर जा रहा है, उस धुएं का असर उस बच्चे के अंदर जो पेट में है, उसके, मैं कान का डॉक्टर हूँ तो मैं कान के हिसाब से बता देना चाहता हूँ कि कान की जो सुनने की नस होती है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि उसके जो उस जगह पर जो ब्लड सप्लाई होती है वहाँ पर वो वैजो कंस्ट्रिक्टेड कर देता है, तो उनको वहीं पर ही ख़त्म कर देता है। आप सोच के देखो, आप तो घर में बीड़ी पी भी नहीं रही हो, आप पैसिव स्मोकर हो, और आपका असर कहाँ किस बच्चे पे जा रहा है। तो जो डायरेक्ट कांटेक्ट में है तंबाकू, तो उसको तो कितना नुकसान होगा। तो मेरी यही जनता से अपील है, हाथ जोड़ के अपील है कि इसको कम करें। हमें हम पेशेंट्स को देखने में इतना जोर नहीं आता जितना कि हमारी आत्मा दुखती है कि एक जानबूझ के हमारे द्वारा ही हमारे शौक के लिए कोई चीज़ खाई जा रही है, और उससे हमारे शरीर को और उससे हमारे देश की इकोनॉमी को बहुत फ़र्क पड़ता है। एक मरीज़ गया वो ठीक है, उसके साथ में पूरा परिवार ख़त्म हो रहा है, वो ठीक है, वर्किंग आवर्स पीपल से कम हो रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये, जिसके ऊपर सरकार को, या सरकार तो बाद में कंट्रोल करेगी, अब पेशेंट खुद कंट्रोल करे, परिवार वाले खुद। जनरल अवेयरनेस जनरल अवेयरनेस ज़्यादा ज़रूरी है जी। एक नॉर्मल सी चीज़ लोग आजकल फेस करते हैं, जैसे एलर्जी कह सकते हैं उसे, सुबह उठते ही छींके आना लगातार, या फिर कई लोग होते हैं जिन्हें थ्रोट इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा जल्दी होता है। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं और कैसे ये क्योरेबल है? जी मैम, हमारे ENT की OPD में सभी डॉक्टर्स के पास सबसे ज़्यादा मरीज़ एलर्जी के आते हैं। क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है, भारत का जो एनवायरनमेंट है, वो थोड़ा सा ह्यूमिड है, तो इसके अंदर जो एलर्जेंस हैं वो कुछ ज़्यादा है, और जो एलर्जी के पेशेंट्स हैं वो भी इस कारण ज़्यादा है। इसके कारण क्या होता है कि हमारे कुछ पेशेंट्स के अंदर, जैसे नाक के अंदर किसी की हड्डी टेढ़ी है, या उसका एलर्जी के कारण टर्मिनेट्स मोटे हो गए हैं, तो जब कभी भी एलर्जन से उसको जाके टकराता है, तो वो एलर्जन जब भी उससे टकराता है तो एलर्जी की विशियस साइकिल चालू हो जाती है, और वो धीरे धीरे करके साइनोसाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो साइनोसाइटिस करके धीरे धीरे आगे भविष्य में जाके क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में चेंज होता है, फिर वो अस्थमा में चेंज हो जाता है। यानी कि प्रॉब्लम चालू ही छोटी सी बात से, एलर्जी से। अगर हम समय रहते हुए एलर्जन से दूर रहें, दूसरा हम हमारी जो नाक के अंदर कुछ अगर डिफेक्ट आ रहे हैं उसको हम सही करा लें, तो वो सीधा अंदर चला जाएगा, तो इतना ज़्यादा एलर्जी का से हम बच सकते हैं। एलर्जी का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, अच्छे से पेशेंट्स को फॉलोअप पे रहना चाहिए, डॉक्टर्स के टच में रहना चाहिए, बहुत अच्छा इलाज है, पेशेंट्स अच्छे होते हैं। और इसमें सबसे अच्छा है कि जो सबसे ज़्यादा होता है इग्नोरेंस, पेशेंट के द्वारा इग्नोरेंस के साथ, मैंने तो दवाई खा ली। दवाई हर चीज़ का इलाज नहीं होता, दवाई के साथ में आपके जो परहेज़ हैं वो, और साथ में जो डॉक्टर बाकी जो नेजल डिशे वगैरह होते हैं वो चीज़ें करते हैं, हम लोग करवाते हैं, वो चीज़ें करनी चाहिए। साथ में अगर टर्मिनेट्स जैसे उनका हाइपरट्रोफी, तो हल्का सा उसको कोट्राइजेशन वगैरह कर देते हैं, या टर्मिनेट्स का रिडक्शन कर देते हैं, तो जिससे एयर एंट्री अच्छी हो जाती है। हड्डी टेढ़ी है तो उसको सीधा कर देते हैं, तो एयर एंट्री अच्छी हो जाती है, तो एलर्जी से बचा जा सकता है, कि जो कि भविष्य की संभावना अस्थमा से बचा जा सकता है उसके द्वारा। तो मैं ये कहूँगा कि एलर्जी से बचाव करें, नहीं होता है तो डॉक्टर के पास तुरंत जाएं। मतलब कहने का मतलब ये कि प्राइमरी लेवल पे अगर हम आ जाते हैं तो वो मेडिकेशन से भी सही हो जाएगा। बाकी इसके बाद क्या सर्जरीज़ की भी दिक्कत आ सकती है अगर सीवियरिटी हो तो? बिल्कुल।
शुरू में इस मेडिसिन से ही ठीक होता है और हो जाता है ठीक, नहीं होता है तो सर्जरी भी है, सर्जरी से भी इसका इलाज अच्छे से होता है। जी जी। सर, ईएनटी से रिलेटेड जो आप नॉर्मल मरीज़ देखते हैं तो ज़्यादातर प्रॉब्लम आपको किन मरीज़ों की देखने को मिलती है? देखिए, अगर हम कान के हिसाब से बात करें तो ये लो सोशियो में इकोनॉमिक कंडीशन के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर कान की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। और अगर हम गले के हिसाब से ज़्यादा बातें करते हैं तो ये थोड़ा सा हाई इकोनॉमिक लोगों के ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। और जो ओरल थ्रोट की बात करें और ओरल कैंसर वगैरह की बात करें तो ये जो वर्किंग लोग होते हैं जो कि ज़्यादा एक वर्किंग क्लास होता है, जिसे कि हम एक थोड़ा लेबर क्लास बोल सकते हैं, गुटखा वगैरह खाते हैं तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो पर्टिकुलरली इसमें हमने ये नोट किया है कि किसी किसी पॉपुलेशन में, किसी किसी गैदरिंग में ये प्रॉब्लम ज़्यादा है। जी। कुछ थेरेपीज़ भी हैं इनके लिए जिनसे हम अपने आप को क्योर कर सकें? जी, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि टिनाइटस होता है तो उसके अंदर टिनाइटस थेरेपी होती है, उसका इलाज ही टिनाइटस का इलाज ही थेरेपी है मेनली। मेडिकेशन इतना नहीं है, थेरेपी लेनी पड़ती है। बाकी जैसे हमारी एलर्जी की है, एलर्जी के लिए कुछ एक्सरसाइजेज वगैरह होती हैं, वो एक्सरसाइजेज करने चाहिए। किसी के पर्दे खिंच रहे हैं, पर्दे के पीछे पानी जमा हो रहा है, ट्यूब बंद है तो उसके लिए भी एक्सरसाइजेज होती हैं। तो बिल्कुल एक्सरसाइजेज का रोल है। हमारे जो ग्रंथों में लिखा गया है एक्सरसाइजेज के बारे में बहुत अच्छा है। अगर आप उसको अच्छे से फॉलो करोगे तो वो तो प्राइमरी ट्रीटमेंट है। आपको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इन चीज़ों पे फॉलो करोगे। जैसे अनुलोम विलोम है और प्राणायाम है, बहुत अच्छा रिजल्ट है इनका। अनुलोम विलोम का, प्राणायाम का बहुत अच्छा रिजल्ट है। जी, करना चाहिए। जी। हमारे सभी लोगों के लिए आपका एक जनरल मैसेज कोई? जी, जनरल मैसेज तो ये है कि अगर आपको कुछ भी समस्या लगे, ईएनटी से रिलेटेड कुछ भी समस्या लगे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। और हाँ, तंबाकू बिल्कुल छोड़ दें। अपने आसपास के लोगों को समझाएं कि तंबाकू खाने से सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान है। साथ में ज़्यादा जहाँ पर आवाज़ ज़्यादा होती हो, डीजे कहीं पर ज़्यादा बज रहा हो तो उसकी वॉल्यूम कम करा दें, ये सभी लोगों के लिए लाभदायक है। और जहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा हो उससे थोड़ा सा बच के रहें। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस बातचीत के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज हमारे साथ थे तिवारी ईएनटी एंड फिजियो सेंटर से डॉक्टर राकेश तिवारी, जो कि एक ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं और बहुत ही उम्दा जानकारी उन्होंने हमारे लिए दी है। खासकर मैं बताना चाहूँगी जो गुटखा खाने वाले लोग हैं उन्हें कितनी मेजर प्रॉब्लम्स इससे हो सकती है। खुद तो सफ़र करेंगे ही वो, और फैमिली भी। और सर ने बताया जैसे कि एक धूम्रपान करने वाली लेडी ही अपने बच्चे को नहीं हार्म पहुंचाती है, चाहे वो नहीं करती हो, लेकिन अगर आसपास भी कोई धूम्रपान कर रहा है तो उसके बच्चे को उससे प्रॉब्लम हो सकती है काफ़ी मेजर। तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल अवेयर रहें। और मैं ये इतना समझती हूँ कि आज की ये जानकारी आपके लिए काफ़ी उम्दा साबित होगी। मेरे सहयोगी सचिन मेहंदी रत्ता के साथ मैं अर्चना जैन, ATL TV अलवर के लिए।